हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से लेके वर्ष 2018 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है गलफड़ा, सी है त्वचा और डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका, गलफड़ा। यानी जो गिल्स होते हैं, मछली में गलफड़ा होता है जिससे वो सांस लेती है, जो कि पानी में घुलनशील ऑक्सीजन होता है उसी के द्वारा वो सांस लेती है। प्रश्न संख्या दूसरा है, एक गज बराबर होता है? एक गज 3 फुट के बराबर होता है। इसका ऑप्शन जो सी है यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या तीसरा है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है? ऑप्शन ए है छानना, बी है निथारना, सी है तलछट्टीकरण और डी है वाष्पन। इसका जो सबसे उपयुक्त विधि होगा ऑप्शन डी है, यही सही उत्तर होगा, वाष्पन। जैसे कि नमक और पानी का घोल है, उसको जब हम गर्म करेंगे उसके घोल को, तो जो पानी होता है वाष्प बन के उड़ जाता है और जो नमक है ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इसके द्वारा घुलनशील पदार्थों को ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या चौथा है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है? देखिए, पहलवान भार को उठाता है तो उसकी पेशियों द्वारा बल लगता है ना, तो इसका ऑप्शन जो ए है, पेशी बल, यही सही उत्तर होगा। चुंबकीय बल ऑप्शन बी है, विद्युतीय बल। विद्युतीय बल तो नहीं होगा, पहलवान में विद्युत बल होगा ही नहीं। सी है चुंबकीय बल, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी सही उत्तर नहीं होगा। लेकिन जो इसका ऑप्शन ए है यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, चने के बीज का दो हल्के पीले रंग की संरचना का नाम है? ऑप्शन ए है बीजचोल, बी है भ्रूण, सी है बीजपत्र और डी है मूलांकर। इसका जो सही उत्तर है सी है बीजपत्र। जब चना जो होता है, चना तो काले रंग का होता है, लेकिन जब उसको तोड़ेंगे, उसका ऊपर छिलका जब हटाएंगे तो अंदर पीले रंग के दो बीजपत्र निकलेंगे। जो हल्के पीले रंग के होते हैं उनको कहा जाता है बीजपत्र। इसका सही उत्तर सी है। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, जलीय पौधों में तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। उत्तर, जलीय पौधे में तने के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है, ये तने का विशेषता है। और दूसरा है, जलीय पौधों की पत्ती की सतह पर मोम की तरह चिकनी परत होती है, ये पत्ती का विशेषता हो गया। एक एक पूछा था, एक एक हम लोगों ने बता दिया। दूसरा है प्रश्न अति लघुत्तरी का, कीट बच्ची पौधे की विशेषता व नाम लिखिए। उत्तर, कीट भक्षी पौधे अपना अधिकांश पोषण कीटों से प्राप्त करते हैं जिन्हें वे फंसाते हैं और खा जाते हैं। कुछ कुछ कीट भक्षी पौधे जैसे कि पीचर प्लांट, ड्रोसेरा, डायोनिया, सेरोसेनिया आदि। प्रश्न संख्या 8 है, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्त में घूमता है, यानी ऐसे घूमता है चारों तरफ। जैसे कि इसका उदाहरण है, कृत्रिम उपग्रह एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी की, ये पृथ्वी हो गया बीच में, चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये वृत्तीय गति है। इसके अलावा पृथ्वी भी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी वृत्तीय गति है। दूसरा है, घूर्णन गति के बारे में बताना था। घूर्णन गति में वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। उदाहरण, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम घूम रही है। इसका अर्थ हुआ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है उसको तो वृत्तीय गति कहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे भी 24 घंटा में एक बार घूम जाती है, तो जिसके वजह से दिन और रात बनता है, इसको वो घूर्णन गति है। इसके अलावा घूर्णन गति का एग्जाम्पल हो जाता है, कुम्हार का चाक अपने अक्ष पर घूमता है और लट्टू भी अपने अक्ष पर घूमता है, वो भी घूर्णन गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। देखिए, किसी भी पुष्प का जो विभिन्न अंगों का नाम लिख पूछेगा तो किसी भी पुष्प में ये सारी चीज़ें होती हैं। वाह्य दल होता है, इसका ऑप्शन, इसका जो हो जाएगा उत्तर, सरसों के पुष्प के निम्न अंग है। पहला है वाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है जायांग और चौथा है पुंकेसर। ये जो चारों भाग हैं, ये चारों सभी प्रकार के पुष्पों के भाग होते हैं। तो किसी के भी पुष्प का भाग पूछेगा आप यही लिखेंगे। इसके आप नीचे देख सकते हैं, ये सरसों का पुष्प है। प्रश्न संख्या 10 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर में डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? उत्तर, मानव शरीर का सामान्य ताप
37 डिग्री सेल्सियस होता है तथा मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 से नीचे या 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। जो इसका जो लास्ट लाइन है यही महत्वपूर्ण है। आप इतना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 30 शब्द में पूछता है तो थोड़ा 2 लाइन आप बढ़ा देंगे उसमें 1 लाइन तो और अच्छा रहेगा। प्रश्न संख्या 11 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। उत्तर, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ निम्न हैं। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु का बनना, चौथा पुनर्जनन और पांचवा है खंडन आदि, यानी खंडन। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या क्या पाया जाता है, जंतु पौधे पाए जाते हैं। पहले हम जंतु के बारे में पढ़ेंगे कि उनके अनुकूलन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं अनुकूलन के लिए। जंतु में दिया है, जंतु वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा मोटी होती है और उस मोटी त्वचा के ऊपर फर पाए जाते हैं। उस शरीर के तापमान को, वह जो होता है शरीर के तापमान को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए पहला है, याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है जिससे कि अंदर का तापमान उसका बना रहता है और वो जो याक होता है उतने ठंडे मौसम में भी वहाँ जीवित रहता है। दूसरा है, पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर पाए जाते हैं तथा पैरों में भी फर होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाता है। और दूसरा जो है, अब पौधों के बारे में, अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे, इनमें अनुकूलन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं बर्फ सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले पौधे भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। मतलब कह रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दिया हुआ है ये विशेषता इसी से सेम टू सेम मैच करता हुआ वहाँ पे पौधे मिले या जीव जंतु मिले। हो सकता है इससे थोड़ा सा भिन्न भी हो, फिर भी वहाँ पाए जाते हों। इसके कहने का अर्थ यही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, गति किसे कहते हैं, गति के कौन कौन से नियम हैं, लिखिए। उत्तर, गति हेडिंग लिखेंगे, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। उदाहरण के लिए चलता हुआ आदमी, गतिमान वाहन, बहती हुई नदी आदि। जैसे समय के साथ आपने यहाँ पे कोई भी आदमी है जो आप ही खुद ले लीजिए, आप यहाँ चल रहे हैं, एक यहाँ पे बिल्डिंग है, आप 10:05 पे यहाँ से चल रहे हैं, 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद आप देखेंगे यहाँ आ गए आप। लेकिन समय के साथ आपके स्थिति में परिवर्तन हो गया, आप यहाँ से यहाँ आ गए और 2 मिनट बीत गया, इसी को गति कहते हैं। ये परिभाषा का यही अर्थ है। इसके 3 नियम होते हैं, गति के 3 नियम हैं। पहला है प्रथम नियम, यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार एक निकाय विरामावस्था पर या एक समान गति पर होगा जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, अगर जो किसी भी वस्तु पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। यही है जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम। दूसरा नियम है द्वितीय नियम। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होता है, यानी F=m में, जहाँ F जो है वस्तु पर कार्य करने वाला बल है, m है वस्तु का द्रव्यमान और a है वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। तृतीय नियम है, गति का प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये तृतीय नियम है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं कि छोटी नाव से नदी में उसके तट पर कूदने से नाव पीछे की तरफ जाती है। ये तृतीय नियम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, अमरबेल, सिंघाड़ा एवं आर्किड में किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। तो तीनों में
मुख्य रूप से अंतर पूछा है जड़ों में। तो पहला है अमरबेल। यह एक परजीवी पौधा होता है जो अपना आहार चूसक जड़ों के द्वारा अपने आहार पौधों से ग्रहण करता है। दूसरा है सिंघाड़ा। जैसे अमरबेल होता है, ये चूसक जड़ों का अर्थ है कि किसी पौधे के ऊपर ये उग जाता है और उससे वो अपना भोजन ग्रहण करता है। दूसरा है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा की जड़ें प्रकाश संश्लेषी होती हैं जो पानी के पास घनी तथा हरी होकर फैलती रहती हैं। तीसरा है आर्किड। इसकी जड़ें वायु में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं। इसे वायवीय अथवा आर्द्रता ग्राही जड़ें कहा जाता है। ये हवा में ऐसे लटकी रहती हैं और जो वायुमंडल में जो वाष्प होता है, जो नमी होता है, उसको अवशोषित करके अपने जल के कमी को पूरा करता है ये पौधा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, लिखिए। उत्तर, विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग निम्नलिखित है। पहला है नपना ग्लास, दवा मापने हेतु, यानी जो नपना ग्लास होता है उससे दवा मापते हैं। दूसरा है लीटर, यानी 1 लीटर या आधा लीटर जो होता है, 1 लीटर एवं आधा लीटर 1/2 लीटर दूध मापन हेतु। तीसरा है नपना बोतल, किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने हेतु। चौथा है लीटर, यानी 5 लीटर या 10 लीटर मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला है ठोस। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृति निश्चित होता है उनको ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पत्थर आदि। इनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है जो बहुत ज़्यादा होता है ठोस के बीच में। और द्रव है वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उन पदार्थों को द्रव कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इसका आयतन निश्चित होता है, 1 लीटर दूध या पानी 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका आकार वो ग्रहण कर लेगा। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। इन पदार्थों को नीचे दिया है, इन पदार्थों को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है तो वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इनका आयतन नहीं बदलता है, जैसे जल, तेल, दूध, पारा आदि। गैस है वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, उन पदार्थों को गैसीय अवस्था कहा जाता है। ये जिन बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं, जैसे वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। इनका आकार और गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखिए, और आणविक संरचना भी बनाने के लिए बोला था, तो ये है, पहला है गैस अवस्था, दूसरा है द्रव और तीसरा है ठोस। गैस में देखिए ये जो पदार्थ के अणु हैं बहुत दूर दूर हैं, और द्रव में उससे पास पास हैं, और ठोस में तो बहुत पास पास होते हैं। और इनमें जो आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, ये भी बहुत ज़्यादा होता है ठोस में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होते हैं, लिखिए। उत्तर, बीजों के प्रकीर्णन के विभिन्न तरीके निम्नलिखित है। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव। बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। अब इनके निम्नलिखित तरीके हैं। पहला है ये हवा द्वारा, यानी हवा द्वारा एक दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। कुछ पौधों के बीज हल्के वजन के होते हैं और उन पर कुछ बाल या पंख जैसी संरचना मौजूद होती है। उदाहरण सहिजन, द्विफल, सूरजमुखी, मदार आदि के बीज। इनमें बीच में बीज होता है और किनारे उसके पंख लगे होते हैं, रुई टाइप होते हैं, जो कॉटन की तरह से वो उड़ के दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। दूसरा है पानी द्वारा। कुछ बीजों का प्रकीर्णन मुख्यतः जलीय पौधों में होता है, जैसे नारियल का प्रकीर्णन मुख्य जलीय पौधों नहीं जल द्वारा होता है, जलों द्वारा होता है। यहाँ पे जलीय पौधे नहीं, जल द्वारा होता है, जैसे कि नारियल के पेड़ जो होते हैं समुद्र के किनारे होते हैं, जब वो गिरते हैं हवा के द्वारा वो चले जाते हैं, या फिर वो पानी में ही गिरते हैं, पानी के बहाव के कारण वो दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पे वो किनारे पे पहुंच जाते हैं लहरों के द्वारा, फिर वहाँ एक नया पौधा उग जाता है। तो यहाँ पे प्रकीर्णन हो गया नारियल के पौधे का पानी द्वारा। तीसरा है जानवर द्वारा। कुछ बीजों पर कांटेदार हुक की तरह संरचना होती है, वे जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं, जैसे यूरेना, जैंथियम आदि। ये जानवरों के ऊपर चिपक जाते हैं। जब जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो फिर वहाँ पे किसी कारणवश वो गिर जाते होंगे, तो यहाँ पे बीजों का प्रकीर्णन हो गया जानवरों द्वारा। चौथा जो तरीका दिया हुआ है, विधि दिया है, वो है फटने के कारण। परिपक्व होने पर कुछ फल झटके के साथ फट जाते हैं।
फटने के कारण उसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णन हो जाते हैं, जैसे कि भिंडी, बालसम आदि। जिसे जब वो फटते हैं तो एक स्थान से काफ़ी दूर जाके गिरते हैं, फिर उनका प्रकीर्णन फटने से होता है। पाँचवा है मनुष्यों द्वारा। मनुष्य बीज के फैलाव में भी मदद करता है, खासकर खेती के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए नामांकित चित्र बनाना है, बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र। नीचे चित्र दिया हुआ है, अब ऐसा चित्र बना लेंगे। सबसे पहले बीज तो ऐसे रहता है, सेम के बीज को लिया है, एग्जाम्पल के रूप में बनाया है। बीज आवरण है, जो ऊपर जो खोल होता है स्लेटी कलर का, वो बीज आवरण कहते हैं। उसके बाद जब वो अंकुरित होता है तो उसमें छोटा सा देखिए बीच में यहाँ निकला हुआ है, अंकुरण हुआ है। इसमें दो भाग होते हैं, एक तो अंदर की तरफ होता है बीज के, बीज पत्र के अंदर की तरफ, उसको प्रांकुर कहते हैं। यही जो होता है ऊपर पत्ती बनता है लास्ट में, यानी जब पौधा अंकुरित होने लगता है और जो इसका नीचे वाला भाग है ये देखिए छोटा सा, ये मूलांकुर है। मूलांकुर ये जड़ बनते जाता है, नीचे ज़मीन में धंसता जाता है, और जो प्रांकुर भाग है वो ऊपर निकलते जाता है। और ये जो बीज होता है दो भागों में बट जाता है, इसको बीज पत्र कहा जाता है। और जो प्रांकुर और मूलांकुर मिल के ही छोटा यानी शिशु पौधा, यही पौधा का निर्माण करते हैं। ये जो मूलांकुर होता है नीचे धंस जाता है, और प्रांकुर जो होता है ऊपर पत्ती पौधा बनने लगता है। ये फिगर आप बना लेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।